नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स और इसका कुछ 2 या 3 मार्क्स का वेटेज होता है। और ये जो हम चैप्टर पढ़ेंगे ये एक लंबी सीरीज़ जिसमें हम दूसरे काफ़ी सारे चैप्टर्स कवर करने वाले हैं, उसका पहला भाग है। दिस इज़ द फर्स्ट सेशन। तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं और हम एक एक करके अलग अलग वीडियोस में आपको अलग अलग चैप्टर्स या कहीं पे ज़रूरत लगी तो एक चैप्टर को 2 वीडियोस में स्प्लिट करके हम आपको पूरा का पूरा वॉक थ्रू देंगे इस क्लास 10th के कोर्स के हिसाब से। तो ये जो क्लास 10th का कोर्स है ये हमने CBSE सिलेबस को ध्यान में रख के लिया है। जो दूसरे बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो शायद एडिशनल होंगे, क्योंकि इस साल CBSE ने कुछ सिलेबस कम कर दिया था। तो जो एडिशनल टॉपिक्स है उसके लिए आप हमारे से संपर्क कीजिए, हमको कांटेक्ट कीजिए, हम आपको वो टॉपिक्स पढ़ने में हेल्प करेंगे। तो अभी के लिए हम जो फर्स्ट चैप्टर है वो शुरू करते हैं, वो है रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हम रियल नंबर्स में क्या क्या हमको पहले से पता होना चाहिए एक बार वो देख लेते हैं, ताकि हमारे सब तैयारी रहे। जब हम कुछ नया सीख रहे हैं तो उसके पहले का हमको कितना ध्यान है। अगर वो अच्छे से ध्यान है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा उसको पढ़ के थोड़ा सा रिवाइज करके आएंगे तो आपको रियल नंबर्स वाला चैप्टर समझना बहुत ईजी हो जाएगा। तो क्या क्या चीज़ें हमको पता होना चाहिए ये हम यहाँ पर देखते हैं। हमको नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स आदि जो भी चीज़ें हैं, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, इन सब के बारे में पता होना चाहिए कि किन नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स या रैशनल नंबर्स या इरैशनल नंबर्स बोलते हैं। हमको टेबल्स, स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स के बारे में पता होना चाहिए। हम जनरली रिकमेंड करते हैं कि 25 तक टेबल्स, 30 तक स्क्वायर्स और 1000 तक के इस नंबर्स के स्क्वायर रूट, जो नेचुरल स्क्वायर रूट्स हैं, वो नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट्स वो हमको याद होने चाहिए। ये हमको बहुत सारे कैलकुलेशन का एफर्ट बचाने में हेल्प करते हैं। अगर हमको ये डिटेल्स पता है, ये सब नंबर्स हमको अच्छे से याद है, तो हमारा काफ़ी सारा टाइम जो है हमको मैनुअली कैलकुलेशन में बच जाता है। और जैसा कि मैथ्स में कई बार देखा भी है कि समय कैलकुलेशन में ज़्यादा चला जाता है बजाय प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इस तरीके की चीज़ें अगर हमको याद है तो हमको काफ़ी सहायता मिलेगी। ये कुछ सिंपल टर्म्स है जो हमको पता होना चाहिए। a को अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो वो a की पावर n हो जाता है। अगर a की पावर n और a की पावर m मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। पावर्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, पावर्स का एडिशन होता है। लेकिन अगर a की पावर n है और वो ब्रैकेट के में है और ब्रैकेट के बाहर m है तो पावर्स मल्टीप्लाई होती है। ये कुछ बेसिक्स हैं जो हमको ध्यान होना चाहिए कभी भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करें मैथमेटिक्स में। तो ये सिर्फ रियल नंबर्स या इस चैप्टर के लिए नहीं है, ये जनरली हमको सब कंसेप्ट्स ध्यान होने चाहिए। फ्रैक्शन से डेसिमल और डेसिमल से फ्रैक्शन करने का में कन्वर्ट करना हमको आना चाहिए। अगर इसमें कुछ समस्या है तो आप प्लीज़ हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे। हमको 2 प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए इरैशनल नंबर्स के बारे में। एक तो ये कि अगर हम किसी इरैशनल नंबर को किसी रैशनल नंबर से प्लस या माइनस करते हैं तो हमको हमेशा एक इरैशनल नंबर ही मिलता है। और वैसे ही अगर हम किसी इरैशनल नंबर को किसी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो भी हमें एक इरैशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, ये बातें ध्यान रखिए। अब यहाँ पर एक चीज़ हमको थोड़ा सोचना चाहिए कि अगर 2 इरैशनल नंबर हैं, ये जो प्रॉपर्टीज़ हमको बताई हैं वो तो एक इरैशनल और एक रैशनल की है, लेकिन अगर 2 इरैशनल नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ये सवाल मैं आपके सोचने के लिए छोड़ता हूँ। इसका आपको आंसर अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट्स में डालिए। हम अगले चीज़ पे आते हैं।
फैक्टर्स निकालने का तरीका हमको आना चाहिए कि किसी नंबर के फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं और किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, और एक ये फॉर्मूला हमको ध्यान होना चाहिए, ये हमको इस चैप्टर में काफ़ी यूज़ भी होने वाला है कि अगर दो नंबर हैं हमारे पास, उन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो उनका LCM और उनका HCF मल्टीप्लाई करके भी हमको वही आंसर मिलेगा जो उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके मिला है। इसका मतलब क्या है, अगर हमें दो नंबर दिए हुए हैं तो पहले हम उनका LCM निकालेंगे, उनका HCF निकालेंगे और उसके बाद LCM और HCF को मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये पाएंगे कि जो उन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है वही का वही LCM और HCF का मल्टीप्लाई करके भी आंसर आता है। ये एक फॉर्मूला है जो हमको ध्यान रखना है। चलिए अब ये देखते हैं कि इस साल के CBSE में सिलेबस में क्या क्या कम हुआ इस चैप्टर में। तो यहाँ पर ये आया है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कम हो गया है, रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन भी कम हो गया है। इसका मतलब ये चैप्टर बहुत छोटा सा रह गया, सिर्फ दो टॉपिक का, एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और एक रिविजिटिंग इररेशनल नंबर्स, जहाँ पर इररेशनल नंबर्स के कुछ क्वेश्चंस हमको आएंगे। तो ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ते हैं। जहाँ भी आपको ये ब्लैक बॉक्स दिखेगा इस वीडियो में, इसका मतलब ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जिनका यूज़ करके आप इस चैप्टर के या फिर कहीं दूसरे चैप्टर के भी सवालों को सॉल्व करेंगे। तो ये ब्लैक बॉक्स इसीलिए अलग से बनाए गए हैं ताकि आपका ध्यान खींच सके, और आपको कभी इस वीडियो को जल्दी देखना है तो एक कंसेप्ट्स को ज़रूर देख लीजिए। तो पहला है फंडामेंटल थ्योरम। ये क्या कहता है, हर कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, किसी भी कंपोजिट नंबर को। अब मैं यहाँ पर ये मान के चल रहा हूँ कि आप कंपोजिट नंबर क्या होता है वो समझते हैं। ऐसा नंबर जो प्राइम नहीं है, यानी ऐसा नंबर जो किन्हीं दो अलग नंबर जिसमें कोई भी नंबर 1 नहीं है, ऐसे दो अलग नंबर या दोनों एक नंबर भी हो सकते हैं, उन्हें मल्टीप्लाई करके मिलता है। दो या दो से ज़्यादा नंबर भी, लेकिन कम से कम ऐसे दो नंबर जिसमें से कोई सा भी एक 1 नहीं है, उनको मल्टीप्लाई करके हमें जो नंबर मिलता है वो है कंपोजिट नंबर। तो थ्योरम ये कहती है, एक बार फिर से समझते हैं, थ्योरम ये कहती है कि कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के अलग अलग या एक ही नंबर को बार बार रिपीट करके, कैसा भी हो सकता है, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं सारे कंपोजिट नंबर्स को। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है, जस्ट मैं आपको बता दूं। तो हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, और यह जो फैक्टर्स निकलते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हम कर रहे हैं, वो नंबर्स उस कंपोजिट नंबर के लिए यूनिक बनेंगे। यानी ऐसा नहीं होगा कि 2 × 2 × 3 करेंगे, ये हम प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको दो अलग अलग आंसर्स मिलने का चांस है, ऐसा नहीं होगा, वो यूनिक होगा हमेशा फैक्टराइजेशन। देखिए यहाँ पर एग्जांपल है, 12 अगर है तो वो 2 × 2 × 3 से ही आएगा और किसी तरीके से नहीं आ सकता, या 2 × 2 × 3 करके हमको कोई दूसरा नंबर नहीं मिलेगा। इसी को हम दूसरे तरीके से पावर के फॉर्म में अगर लिखना है तो 2² यानी जितनी बार कोई नंबर रिपीट हो रहा है उतनी पावर को भी लिख सकते हैं। वैसे ही 36 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3 या फिर 2² × 3²। ये फंडामेंटल थ्योरम है जो अभी हमने पढ़ा है। आपको वापस देखना है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार वीडियो थोड़ा सा रिवर्स कीजिए और फिर से पूरा थ्योरम समझ लीजिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे HCM और LCM एक ही मेथड से आ जाएंगे। हमको दो बार अलग अलग HCF LCM निकालने के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अधिकतर स्कूल्स में ये बताया जाता है कि HCF का एक तरीका है और LCM का एक तरीका है, लेकिन हम यहाँ पर HCF और LCM एक ही बार में सॉल्व करके निकालेंगे। उसका तरीका क्या है यहाँ पर हम देखते हैं। हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि हमें 36 और 42 का LCM और HCF निकालना है, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होती हैं देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम LCM निकालने की प्रोसेस शुरू करेंगे।
ठीक है। तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम के लिए हम इस तरीके से इसको लिखते हैं और हम पहला नंबर ढूंढते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर। यहाँ पर हम जो एलसीएम निकाल रहे हैं वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल रहे हैं, तो हम सिर्फ प्राइम नंबर्स को ही यूज करेंगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो 36 और 42 दोनों को डिवाइड करता है वो है 2, ठीक है। तो हमने वहाँ पर 2 लिखा और उसके बाद जो उसके मल्टीप्लायर्स आए हमने वो लिख दिए। हम ये कब तक करेंगे, ये हम तब तक करेंगे जब तक हमें ऐसे नंबर मिलेंगे जो 36 और 42 दोनों को डिवाइड करते रहें। जैसे यहाँ पर 18 और 21 आया था 2 को मल्टीप्लाई करने पे, तो अब 18 और 21 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। अब जब 3 से मल्टीप्लाई करने गए तो हमको 3 6 मिला 18 तक पहुँचने के लिए और 3 7 जा 21 तक पहुँचने के लिए। तो ये 6 और 7 जो आए हैं ये हमको आगे कोई ऐसा कॉमन नंबर दे रहे हैं क्या जिनके टेबल में 6 या 7 आए? ऐसा कोई प्राइम नंबर हमको नहीं दे रहे। हमको सिर्फ कॉमन ही नहीं, हमको प्राइम नंबर हो वो भी देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो जब हमारा ऐसी स्थिति आ गई कि अभी और हम दोनों नंबर्स को एक साथ डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, जो हमको अभी तक मिले हैं प्राइम नंबर्स, यहाँ पर 2 और 3 मिले हैं, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा HCF आ गया। हमने शुरुआत LCM निकालने से की थी, लेकिन उसी प्रोसेस में हमें HCF भी मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा HCF आ गया, 2 × 3 = 6। अब क्या बचा है, अब सिर्फ LCM लाना बचा है, तो हम आगे की प्रक्रिया LCM के लिए करते रहेंगे। तो क्योंकि 6 और 7 किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, तो हम उनको एज इट इज़ लिखेंगे और जो हमको इन सबको मल्टीप्लाई करके आंसर मिला है वो 36 और 42 का LCM होगा, जो कि 2 × 3 × 6 × 7 यानी 252 होगा। तो इस तरीके से एक ही प्रोसेस करके आप HCF और LCM दोनों एक साथ निकाल सकते हैं। ये देखिए वापस अब नए कंसेप्ट कुछ आ गए, तो हम उनको पढ़ते हैं। ये जो पहली थ्योरम है वो कहती है कि कोई भी प्राइम नंबर है जो किसी नंबर के किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, यानी उस स्क्वायर का फैक्टर है, तो वो प्राइम नंबर उस नंबर का भी फैक्टर होगा जिसके स्क्वायर का वो फैक्टर है। तो वो जो नंबर माना वो यहाँ पर a करके दिया हुआ है। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है यानी a स्क्वायर का फैक्टर है, तो p a का भी फैक्टर होगा ही। अब यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, जैसे 7 एक प्राइम नंबर है, 7 196 के को डिवाइड करता है और 196 14 का स्क्वायर है और 7 14 को भी डिवाइड करता है। तो यही बात इस थ्योरम में लिखी गई है। यहाँ पर एक और थ्योरम जो हमको बताई गई है वो है कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है। इसका प्रूफ आपकी बुक में है, वो अगर एग्जाम में कभी आने का चांस है कि √2 इर्रेशनल है वो प्रूफ कीजिए, तो वो जो बुक में जो प्रूफ दिया है उसको एज इट इज़ यूज़ करना है। उसमें जो स्टेप्स दिए हैं सेम टू सेम फॉलो करना है, उसमें कुछ अलग करने की हमको ज़रूरत नहीं है। अच्छी बात यह है कि अभी तक √2 इर्रेशनल है ऐसा एग्जाम्स में आया नहीं है। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हमको एक्सरसाइज के हैं CBSE के बुक में। तो ये जो एक्सरसाइज है पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2। इसमें से हम एक क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का कोई सा एक पार्ट लेंगे, हम थर्ड वाला लेते हैं। हमें क्या करना है इसमें, हमें इस नंबर को प्राइम फैक्टर्स सारे निकालने हैं। इस तरीके से लिखना है कि ये सिर्फ प्राइम फैक्टर्स की तरीके से मल्टीप्लाई होके मिले। तो हम शुरुआत करते हैं, एक एक करके हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते जाएंगे 3 8 2 5 के। तो हमें जो सबसे पहला ऑब्वियस फैक्टर मिल रहा है प्राइम फैक्टर वो होगा 5, क्योंकि 3 8 2 5 के यूनिट प्लेस में ही 5 होता है। तो हमने उसको 5 से डिवाइड किया तो हमें मिला वहाँ पर 765।
जब हमने 765 को चेक किया तो वापस उसमें यूनिट प्लेस में 5 है तो तुरंत 5 से डिवाइड हो जाएगा वो। हमने दोबारा उसको डिवाइड किया तो हमें मिला 153। 153 हमको दिख रहा है कि यहाँ 3 के टेबल में आता है ये, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। तो 3 के टेबल में 51 टाइम्स आया ये, और 51 भी 3 की टेबल में आता है 17 टाइम्स, और 17 क्योंकि खुद एक प्राइम नंबर है तो यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन ख़त्म होता है। जो लेफ्ट साइड में हमको नंबर्स मिले हैं सारे प्राइम नंबर्स, उनको मल्टीप्लाई करके हम इसका आंसर लेके आ सकते हैं। तो ये इस तरीके से किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकाले जाते हैं। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को अभी हम थोड़ा सा साइड में रखेंगे। वो इसलिए क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी सरल है। जो LCM और HCF का प्रोसेस हमने पिछली 2-3 मिनट्स में और उसके पहले हमने डिस्कस किया, उसी को आप यूज़ करके इनके आंसर्स ला सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हमें ये बताना है कि 6 to the power n के यूनिट प्लेस में कभी भी 0 नहीं आएगा। उस n की जगह पे आप 1 रखिए, 2 रखिए, कुछ भी नंबर रखिए, लेकिन आपको कभी भी 0 नहीं मिलेगा। तो कैसे होता है ये, क्यों होता है? तो हमने जब चेक किया तो 6 को हम लिख सकते हैं, उसके अगर प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो वो होगा 2 और 3। तो 6 में हमको ऐसा कोई प्राइम फैक्टर नहीं मिल रहा है जिसको मल्टीप्लाई करके 0 आए। एक्चुअली होता यह है कि अगर आपको 0 चाहिए यूनिट प्लेस में तो आपको प्राइम फैक्टर 5 होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको कभी उस नंबर की यूनिट प्लेस में 0 नहीं मिलेगा। और क्योंकि 6 के फैक्टर्स में 5 नहीं है तो 6 की कितनी भी पावर हो जाए हमको कभी भी वहाँ पे यूनिट प्लेस में 0 नहीं मिलेगा। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको 2 नंबर्स दिए हैं और कहा है कि भाई ये बताओ कि इनको कंपोजिट है, ये कैसे पता पड़ेगा। तो हमने क्या किया, पहला नंबर लिया 7 × 11 × 13 और आगे +13 एक और लिखा हुआ है। तो हमने बॉडमास रूल को लगाया। 13 दोनों 2 टर्म्स है हमारे पास। क्या टर्म्स है? 7 × 11 × 13 और दूसरा टर्म है सिर्फ 13 +13। तो दोनों में से 13 हमने कॉमन लिया, उसको बाहर निकाला और अंदर कोई एक नंबर बचा हुआ है। क्या नंबर? हमको उसको लेके ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो नंबर ऐसा कैसे लिख देंगे तो भी काम हो जाएगा। वैसे दूसरे नंबर के लिए हमने किया, 2 टर्म्स है, वहाँ पर भी बहुत सारा मल्टीप्लाई किया हुआ है और एक दूसरा टर्म है जहाँ पर सिर्फ इकलौता 5 है। तो हमने दोनों टर्म्स में से 5 को कॉमन निकाला और बाकी पूरा का पूरा एक नंबर के रूप में कलेक्ट हो गया। तो ये हमको क्या दिखाता है कि ये 2 नंबर्स जो हैं वो कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बने हैं, जो कि कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन है। कंपोजिट नंबर तभी होता है जब 2 नंबर्स मल्टीप्लाई होके हमको मिलते हैं। तो इसीलिए जो भी नंबर इनको सॉल्व करके आएगा, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी नंबर सॉल्व करके आएगा वो कंपोजिट ही होगा। 7th क्वेश्चन के लिए मैं आपको हिंट देता हूं कि दोनों खिलाड़ियों को एक राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसका LCM कितना है। अगर आप वो LCM निकालेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आपकी सुविधा के लिए आंसर दिया हुआ है यहाँ पे 36 मिनट्स, लेकिन इसके स्टेप्स क्या क्या होंगे वो आपको ट्राई करना चाहिए। ठीक है, सवाल सरल है, सिर्फ आपको स्टेप्स का ध्यान रखना है इसमें। अच्छा, एक बोनस आपको थोड़ा सा दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपको क्या करना है, आपको जो अभी HCF और LCM की कैलकुलेशंस बताई थी थोड़ी देर पहले, उन्हीं को यूज़ करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो हमने फॉर्मूला इस वीडियो के शुरुआत में पढ़ा था कि 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, उनका LCM और HCF को मल्टीप्लाई करो, दोनों इक्वल होते हैं, उसे यूज़ करना है। ठीक है, अब आते हैं अगली एक्सरसाइज पे। यहाँ पर गिन चुन के सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं और तीनों में सिर्फ यही करना है कि हमको इनको इर्रेशनल प्रूव करना है। उसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप्स है, हम वो देख लेते हैं। हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये इस तरीके को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी अप्रोच, जहाँ पर हम पहले ही मान लेते हैं कि जो सवाल में लिखा है वो गलत है, उसका उल्टा हम उसको मान लेते हैं कि उसका उल्टा सही है, और आखिर में जाके हम उसको बोलते हैं कि नहीं भाई, हमने जो माना था वो गलत है, आपने जो लिखा है वही सही है। ये गणितज्ञों का तरीका है,
इसको हमको फॉलो करना है इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन के लिए, जहाँ पर हमको इर्रेशनल प्रूव करना है किसी नंबर को। तो हम 3 + 2√5 को रैशनल मानते हैं। अगर हम रैशनल मानते हैं तो हम उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर p भी एक इंटीजर है और q भी एक इंटीजर है। और हम ये मान लेते हैं कि दोनों को प्राइम है, यानी हमने उनको, अगर वो डिवाइड होते भी होंगे किसी कॉमन नंबर से, तो हमने उनको फैक्टराइज कर लिया और उसके बाद हमने p/q ले लिया। तो हमने माना 3 + 2√5 = p/q। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करके हम ये देखिए 2√5 सिर्फ इस तरफ बचा और बाकी के नंबर सब दूसरी तरफ चले गए। अब हमको आखिरी में क्या मिला, उसको हम जैसे जैसे सॉल्व करते गए हम इसी जगह पर पहुंच गए जहां पर हमें मिल रहा है 2√5 p/q - 3 के बराबर है। और हमको रैशनल नंबर्स के बारे में ये पता है कि दो रैशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ पर p/q एक रैशनल नंबर है और 3 भी एक रैशनल नंबर है। जब हमने p/q - 3 किया तो हमें एक रैशनल नंबर ही मिलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 2√5 एक रैशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन हमें को ये पहले से पता था कि √5 एक रैशनल नंबर नहीं है, और उसका, क्योंकि वो रैशनल नंबर नहीं है तो उसका कुछ प्रोडक्ट, जो हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा हुआ है, इर्रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ में, इसी वीडियो में, कि अगर हम किसी इर्रेशनल नंबर को किसी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो 2√5 एक ऑब्वियस इर्रेशनल नंबर है जिसको हम इस इक्वेशन में एक रैशनल नंबर बता रहे हैं, जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसीलिए हमारा अजम्पशन गलत है और 3 + 2√5 एक इर्रेशनल नंबर ही होगा। ये यहाँ पर आपको एक थोड़ी सी टिप दे देते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस का शुरुआत ही हमेशा उल्टे से करना है और उसमें इर्रेशनल पार्ट को एक तरफ और बाकी सारे पार्ट को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाना है। तो जो बाकी सारा पार्ट है वहां पर आपको सिर्फ रैशनल ही रहेगा और इर्रेशनल एक तरफ रहेगा। तो उसको आपको बताना है कि क्योंकि इर्रेशनल इक्वल टू रैशनल नहीं हो सकता, इसलिए हमारा अजम्पशन गलत है। और इस तरीके से आपका ये आंसर आता है। ठीक है। अब इसका पिछली एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आया है, तो 2019 में इसमें एक ही क्वेश्चन आया था, हाउ मेनी 2-डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको लार्जेस्ट 2-डिजिट नंबर लेना है और उसको 3 से डिवाइड करना है। जो 3 से डिवाइड होता है वैसा नंबर लेना है। तो जो सबसे बड़ा 2-डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइड होता है वो है 99। 99 को 3 से डिवाइड करेंगे हमको 33 मिलेगा। तो ऐसे 2-डिजिट नंबर जो 3 को डिवाइड करते हैं वो 99 तो होंगे, लेकिन 33 तो होंगे, लेकिन उसमें से कुछ नंबर ऐसे हैं जो 1 डिजिट वाले भी हैं, जो 3, 6 और 9 है, तो उतने माइनस करना पड़ेंगे। तो 33 - 3 उसका आंसर 30 आएगा। 2020 में और भी सरल क्वेश्चन हो गया, MCQ आया था, टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज। हमें पता है प्राइम नंबर के फैक्टर्स 2 ही होते हैं, एक 1 और वो नंबर खुद, तो उसके 2 फैक्टर होंगे, आंसर C आएगा। खत्म हो गया। ठीक है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आपको इस वीडियो में या इससे संबंधित किसी और चैप्टर में कुछ भी डाउट हो, आप हमें लिखिए, हमसे संपर्क कीजिए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।